Visible clearly to all of you. Audio video is clear to everyone. All clear? Very good. How are you all? कैसे हैं आप सभी लोग? How are you all? यस, हाउ आर यू ऑल बेटा, कैसे हैं आप सभी लोग? वेरी गुड. तो आई होप यू ऑल आर गुड एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर और एग्जाम. सभी लोग ठीक हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. और लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया फैक्टर्स अफेक्टिंग द जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ द रोड. एक बहुत कॉमन सा इंपॉर्टेंट सा टर्म है, दो टर्म है जिनके बारे में हम लोग को पता होना चाहिए. एक टर्म होता है स्लिप और दूसरा टर्म होता है स्किड. सो जनरली आपसे पूछ लिया जाता है, एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है, इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है कि स्लिप और स्किड का क्या गेम है. तो फर्स्ट वी विल हैव द डिस्कशन रिलेटेड टू द स्लिप एंड स्किड टर्म. देन वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट डिस्कशन दैट इज गोइंग टू बी द क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट ऑफ द रोड. अब हम लोग पहला सब टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपने जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड का, एंड दैट विल बी द क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट ऑफ द रोड. तो इस क्लास का डिस्कशन जो होने वाला दैट विल बी रिलेटेड टू द क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट ऑफ द रोड. बट बिफोर दैट वी विल डिस्कस वन मोर टर्म दैट इज द स्लिप एंड स्किड. कोई बताएगा स्लिप और स्किड के बारे में कुछ? हैव यू हर्ड दिस टर्म अर्लियर? पहले ये टर्म सुन रखे हैं आपने? स्लिप का क्या मतलब है, स्किड का क्या मतलब है, हाउ वी कैन डिफाइन, हाउ वी कैन एक्सप्लेन द स्लिप और स्किड. आप में से अगर कोई बताना चाहे. हाउ वी कैन डिफाइन दिस टर्म स्लिप एंड स्किड. डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दिस टर्म? यस और नो? व्हील स्लिप कर रहा है, व्हील स्किड कर गया. यू मस्ट हैव लिसन दीज टर्म्स. Daniel is saying rotational distance is greater than longitudinal distance. Are you talking about slip or are you talking about skid? किसके बारे में बेटा बात कर रहे हो? डेनियल, जो आपने ये डेफिनेशन बताई है, रोटेशनल डिस्टेंस इज ग्रेटर देन द लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस. रोटेशनल डिस्टेंस इज ग्रेटर देन द लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस. यू हैव डिफाइंड द स्लिप और स्किड. यू हैव यूज द करेक्ट टर्म. बिल्कुल आपने टर्म करेक्ट यूज किए हैं. बट एक बार बस ये बता दो, ये स्लिप के लिए डिफाइन कर रहे हो आप या स्किड के लिए? You have defined for slip or skid. बोलो बेटा. Tell me quickly. You have defined for the slip or skid.
ओके, नो प्रॉब्लम। तो लेट्स सी द डिस्कशन। हम लोग चलिए बातचीत कर लेते हैं स्लिप और स्किड दोनों टर्म के बारे में, और कुछ इस तरीके से बातचीत कर लेते हैं ताकि ये डिस्कशन जो रहे वो हमेशा के लिए आपको क्लियर हो जाए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो जैसा मैंने आपसे बोला, दो टर्म है, एक है स्लिप एंड दूसरा है स्किड। तो स्लिप और स्किड को समझने के लिए मुझे थोड़ी सी आपकी, स्किड इज बेसिकली डिफाइंड एज एडिशनल मूवमेंट एज टायर अगेंस्ट ब्रेक अप्लाइड। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, अंशु का भी एक्सप्लेनेशन सही है। चलिए, अब आप लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया, अब एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। एक बात मुझे बताओ, फॉर एग्जाम्पल अगर ये टायर है और इसका डायामीटर जो है वो डी है, ये टायर है और इसका डायामीटर डी है, जब ये टायर एक बार रोटेट होगा, इन वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ दिस टायर, which what will be the distance covered by this wheel or tire? जब ये व्हील जिसका डायामीटर d है, अगर इस पे हम एक कंप्लीट रोटेशन दें, if we are providing a complete rotation, one complete rotation, corresponding to one complete rotation, what will be the distance covered by this wheel? What will be the distance covered by this wheel? तो 2 पाई डी या फिर पाई डी, 2 पाई आर या फिर पाई डी। तो दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी पाई डी, यस और नो? डोंट यू थिंक दिस डिस्टेंस वी आर कवरिंग इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ऑफ द रोड along the length? Yes or no? This distance we are covering in the longitudinal direction of the road. So here if I talk about the rotational distance, if the rotational distance is greater than the longitudinal distance, what it means, इसका मतलब क्या हुआ? ये व्हील जो है वो कंटिन्यूअसली रोटेट तो कर रहा है, ये व्हील जो है वो कंटिन्यूअसली रोटेट तो कर रहा है, बट करस्पॉन्डिंगली लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस नहीं कवर कर रहा है, या इस रोटेशनल मूवमेंट के अलोंग, ये रोटेशनल डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग जो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस व्हील जो है वो अगर कम है, तो डोंट यू थिंक ऐसी कंडीशन को हम बोल सकते हैं स्लिप? ऐसी कंडीशन को बेटा हम बोल सकते हैं व्हील हमारा स्लिप हो रहा है। व्हील इज कंटिन्यूअसली कवरिंग द रोटेशनल डिस्टेंस, बट there is a lesser distance covered by the wheel corresponding to the rotational distance in the longitudinal direction. And in this way we can define this very important term which is known as the slip. Similarly take one more case, एक केस और ले लेते हैं। मान लीजिए आपका व्हीकल मूव कर रहा था और आपने व्हील में ब्रेक अप्लाई कर दिया। You have applied the brake, जैसे ही you have applied the brake, रोटेशनल मूवमेंट इज गोइंग टू स्टॉप। भाई ब्रेक अप्लाई करने से, ब्रेक शू की हेल्प से जो आपका व्हील है उसका रोटेशन तो स्टॉप हो जाएगा, यस और नो? द रोटेशन विल स्टॉप। दैट मीन्स द इन दिस केस द रोटेशनल डिस्टेंस, व्हील आपका रोटेट नहीं कर रहा, बट क्योंकि आप किसी एक वेलोसिटी से मूव कर रहे थे, तो सडनली यू विल नॉट अचीव द जीरो वेलोसिटी। जब कभी भी आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ब्रेक अप्लाई करने की वजह से आपके व्हीकल का रोटेशन तो स्टॉप हो जाएगा, लेकिन आपकी स्पीड तुरंत जीरो नहीं होगी।
and you are covering some distance in the longitudinal direction after applying the brake. ब्रेक अप्लाई करने के बाद भी आप कुछ डिस्टेंस लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूं इस केस में रोटेशनल डिस्टेंस हमारी कम है एज कंपेयर टू द लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस? यस और नो? इन दिस वे कैन वी से द रोटेशनल डिस्टेंस इज लेस देन एज कंपेयर टू द लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस? बोलो बेटा। और इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग स्किड ऑफ व्हीकल। तो ये दो इंपॉर्टेंट टर्म थे, स्लिप और स्किड। इनको हम टेक्निकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दैट आई हैव डिफाइंड। तो सिंपली नोट डाउन दिस डेटा फ्रॉम द स्लाइड, एंड इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस डिस्कशन यू कैन आस्क योर डाउट। नोट कर लो बेटा इसको।
हाँ भाई, नोट कर लिया सभी ने? हैव यू ऑल नोटेड? तो दिस वॉज योर फर्स्ट टर्म, ये पहला टर्म था आपका स्लिप, एंड दिस इज योर सेकेंड टर्म, दैट इज द स्किड। डन। चलिए, वेरी गुड। तो नाउ वी कैन स्टार्ट। अब हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं बेटा क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट ऑफ द रोड। नाउ वी विल हैव द डिस्कशन अबाउट द क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट ऑफ द रोड। और जैसा मैंने आपको बताया था कि जितने भी ये जियोमेट्रिक डिजाइन की हम लोग बातचीत कर रहे हैं, फॉर दैट वी आर हैविंग अ कोड दैट इज IRC 73। कौन सा कोड बताया था? IRC 73। तो क्लास के बाद एक काम करना आपको, दिस इज योर होम असाइनमेंट। जस्ट विजिट टू द इंटरनेट एंड यू विल फाइंड द IRC 73। आपको इजिली IRC 73 मिल जाएगा। जस्ट सिंपली गो थ्रू, एक बार ऐसे रफली आपको देख लेना है, कुछ भी उससे नोट नहीं करना है, कुछ भी याद नहीं करना है। जस्ट वन टाइम गो थ्रू विद द कोड, आपको आइडिया लगेगा कि यस कोड में किस तरीके से चीजें प्रोवाइड की गई हैं और किस तरीके से आप उन चीजों को यूज करके एक रोड की प्रॉपर जियोमेट्रिक डिजाइन की बात कर रहे हैं। तो जितना भी डिस्कशन अभी हम लोग क्लास में करने वाले हैं, ये सारा डिस्कशन आपके इसी कोड का पार्ट है, दैट इज द IRC 73। हो जाएगा ये? तो एक बार सोने से पहले, एक बार अपना रिवीजन करने के बाद, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद, जस्ट एक बार गो थ्रू कर लेना विद इन 5 to 10 मिनट। हार्डली आपको 5 से 10 मिनट का टाइम लगने वाले हैं इस पूरे कोड को विजिट करने में। जस्ट ओवरऑल टेक द रिव्यू। हो जाएगा? क्योंकि अभी इसी की हेल्प से अभी हम लोग इस पूरे चैप्टर का डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप इस कोड से फैमिलियर होंगे तो अपने फ्री टाइम पे आप उस कोड के कोडल प्रोविजंस को देखिए। ऑब्वियसली बहुत सारे कोडल प्रोविजंस, जितने भी इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजंस हैं, वो हम लोग यहाँ पर क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। बट उसके साथ साथ भी बहुत साथ उसमें कोडल प्रोविजंस दिए गए हैं जिनके बारे में अगर आपको पता होगा तो अच्छी बात है, जस्ट फ्रॉम योर नॉलेज एंड अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है? तो डू स्पेंड 5 to 10 मिनट आफ्टर दिस क्लास और इस कोड को समझने की कोशिश करिए। चलिए, हो जाएगा, वेरी गुड। तो पहला एक टर्म हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज पेवमेंट अनइवननेस। जैसा आप सभी जानते हैं कि सर हमने एक हार्ड सरफेस प्रोवाइड की थी, जिस हार्ड सरफेस पे व्हील हमारा कंफर्टेबल कंडीशन पे मूव कर सके। जिस समय भी बेटा आप इस पेवमेंट का कंस्ट्रक्शन करोगे, वेन एवर यू आर कंस्ट्रक्टिंग दिस पेवमेंट, तो ऑब्वियसली इसकी जो सरफेस है, टॉप सरफेस, इस टॉप सरफेस को जनरली हम कोशिश क्या करते हैं कि परफेक्टली लेवल्ड और स्मूथ रहे। क्योंकि अगर आपके पेवमेंट की ये टॉप सरफेस परफेक्टली लेवल्ड और स्मूथ रहेगी तो उससे एडवांटेज क्या है? उससे एडवांटेज ये कि व्हीकल का जो मूवमेंट होगा, व्हील का मूवमेंट होगा, उसमें आप ज्यादा से ज्यादा कंफर्ट को और ज्यादा से ज्यादा सेफ्टी को इंश्योर कर पाएंगे। यस और नो? लेकिन आपको पता है, ड्यू टू द व्हीकुलर मूवमेंट, क्योंकि यहां पर लगातार अलग अलग डिफरेंट व्हीकल्स के व्हील्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये पेवमेंट क्या हो जाएगी, थोड़ी सी अनइवन हो जाएगी, समथिंग लाइक दिस। तो इसको डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने एक टर्म डिफाइन किया, दैट इज द पेवमेंट अनइवननेस। तो क्या बोला आपने? पेवमेंट अनइवननेस इज द क्यूमुलेटिव वर्टिकल अंडुलेशन। हाउ वी आर डिफाइनिंग इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फॉर एग्जाम्पल, ये पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी के बीच में आप पेवमेंट अनइवननेस को डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो आप देखेंगे पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक जो टोटल क्यूमुलेटिव अनइवननेस है, अंडुलेशन है, आप उसको मेजर करते हैं। अब कैसे मेजर करते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा। कैसे मेजर करते हैं पहले ये समझ लीजिए, डिफाइन कैसे किया आपने। तो इट इज द क्यूमुलेटिव वर्टिकल अंडुलेशन राइज एंड फॉल।
जैसा आप देख पा रहे हैं कहीं पे पेमेंट में आपको राइज देखने को मिल रहा है और कहीं पे पेमेंट के लेवल में आपको क्या देखने को मिल रहा है, फॉल। आपको इस राइज और फॉल को क्यूमुलेटिव मेजर करना है। यू नीड टू मेजर दिस राइज एंड फॉल क्यूमुलेटिव, और पर यूनिट लेंथ, जो भी लेंथ आप स्टडी लेंथ ले रहे हैं उसमें क्यूमुलेटिव राइज एंड फॉल कितना है, उसकी हेल्प से हम पेमेंट अनइवननेस को डिफाइन कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन डिफाइन द पेमेंट अनइवननेस। अब होता क्या है, इसको मेजर करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बम्प इंडिकेटर, इंडिकेटर भी बोल सकते हैं। देखिए समझिए गेम क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक व्हीकल होता है और फॉर एग्जांपल दिस इज योर पेमेंट, चलो अनइवन ले लेता हूं, ये आपकी एक अनइवन पेमेंट है। डायग्राम इज नॉट इन स्केल। अब देखो कैसे आप इस क्यूमुलेटिव राइज एंड फॉल को मेजर करेंगे बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। तो हम क्या करते हैं, हम इस टेस्ट व्हीकल को मूव कराते हैं और इसमें एक लगी होती है निडल, इसके बॉटम में एक लगी होती है निडल जो कि टच कर रही है इस टॉप पेमेंट सरफेस को। दिस निडल विल टच दिस पेमेंट सरफेस, और ये जो निडल है इसका मूवमेंट फ्री होता है, मतलब ये निडल अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। दिस निडल कैन मूव इन द अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन समथिंग लाइक दिस। कुछ इस तरीके से निडल का मूवमेंट होता है। अरे जैसे पेन नहीं देखे हैं टिक टिक वाले, तो दिस निडल कैन मूव। अब होता क्या, हम इस व्हीकल को प्लेस ए से प्लेस बी तक ले जाते हैं, इस व्हीकल को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाएंगे। अब जैसे यहां पर राइज है तो निडल की मूवमेंट अपवर्ड होगा, यहां पर फॉल है तो निडल का मूवमेंट डाउनवर्ड हो जाएगा, यहां पर राइज है तो यहां पर निडल का मूवमेंट अपवर्ड होगा, अगेन यहां पर निडल का मूवमेंट डाउनवर्ड होगा। और इस निडल के अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट को मेजर करने का अरेंजमेंट यहां पर रहता है। कितना ये क्यूमुलेटिव राइज एंड फॉल हुआ है पॉइंट ए और बी के बीच में, वो आप यहां पर डायरेक्टली रीडिंग ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी के बीच में क्यूमुलेटिव राइज एंड फॉल, लेट्स से फॉर एग्जांपल क्यूमुलेटिव राइज एंड फॉल जो हुआ है वो 5 mm का हुआ है। राइज को फॉर एग्जांपल वी हैव कंसीडर्ड द पॉजिटिव, तो फॉल को ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट हम लोग कंसीडर करेंगे नेगेटिव। और क्यूमुलेटिव राइज एंड फॉल आपने निकाला, मान लो 5 mm आया, टोटल लेंथ कितनी थी, टोटल लेंथ मान लो आपकी L किलोमीटर की थी। तो हाउ यू कैन डिफाइन द बम्प इंडिकेटर की हेल्प से किस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं राइज और फॉल पर यूनिट लेंथ। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, वी कैन डिफाइन द पेमेंट अनइवननेस 5 mm पर L किलोमीटर। So this is going to be the pavement unevenness. Clear है? The discussion is clear to everyone, yes or no? किस तरीके से बेटा आप इस क्यूमुलेटिव राइज एंड फॉल को मेजर कर सकते हैं, ये पॉइंट सभी को क्लियर है, yes or no? This point is clear to everyone, yes or no? एम्पिरिकली इसको डिफाइन करने के लिए एक टर्म यूज किया आपने जिसको बोलते हैं IRI। IRI का मतलब क्या, इंटरनेशनल रफनेस इंडेक्स। तो बम्प इंडिकेटर mm पर किलोमीटर आप डिफाइन कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से 630 IRI की पावर 1.12। दिस इज द रिलेशन दैट यू कैन यूज टू डिफाइन द बम्प इंडिकेटर विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेशनल रफनेस इंडेक्स IRI। अब ये इंपॉर्टेंट, जैसे अगर आप किसी रोड पे हाई स्पीड से मूव करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आप बोलेंगे कि सर उसमें जो रफनेस है, पेमेंट जो अनइवननेस है वो कम होनी चाहिए।
अगर आप चाहते हैं आपका ट्रैफिक, आपका व्हीकल हाई स्पीड से मूव कर पाए, तो उसमें अनइवननेस की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। एवरेज स्पीड के लिए वैल्यू रिलेटिवली ज्यादा हो गई, अनकंफर्टेबल हो जाएगा अगर ये पेमेंट अनइवननेस बहुत ज्यादा होगा। तो यहां पर बेटा दो बातें आपको ध्यान रखनी कि पेमेंट अनइवननेस को मेजर करने के लिए आप किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बम्प इंडिकेटर, और दूसरा इसको डिफाइन कैसे करते हैं पेमेंट अनइवननेस को। तो इट इज द क्यूमुलेटिव राइज एंड फॉल, राइज और फॉल per unit length of the road. In this way we are defining the pavement unevenness. I hope the discussion is clear to everyone. चलिए, तो based on this sometime you can expect this question like this. यहां पर अगर IRI की वैल्यू आपको दी गई है तो पूछा गया कैलकुलेट द बम्प इंडिकेटर। बम्प इंडिकेटर की वैल्यू को फाइंड आउट करके बताइए, तो बहुत इजीली आप इसका आंसर आप सभी लोग बता सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया इन mm पर किलोमीटर, बम्प इंडिकेटर इन mm पर किलोमीटर विल बी इक्वल टू क्या है? 630 IRI की पावर 1.12। यहां पर आपको दे रखा गया IRI की वैल्यू, इंटरनेशनल रेफरेंस इंडेक्स इज गिवन एज 2.805। so bump indicator in mm per kilometer will be equal to 630 into 2.805 की पावर 1.12। just solve, you will get the answer। हाँ बेटा, नोट करते रहो, नोट करते रहो, साथ साथ ये नोट करते रहिए। So this is going to be the value of the bump indicator, नोट कर लो। यस, नोट कर लिया सभी ने बेटा? सर IRI वैल्यू given in the question in meter per kilometer, don't we need to change the unit, that is meter into mmf? That value I think is given is mm per kilometer. You need not to change the unit. In the question they will provide you the IRI value in the standard form।
क्वेश्चन में IRI की वैल्यू जो होगी वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपको प्रोवाइडेड होगी. यू जस्ट नीड टू यूज द वैल्यू ऑफ द IRI एंड यू विल गेट द आंसर. क्लियर है अंशु? यस, सही वैल्यू आ रही है. ठीक है, तो दिस वाज द डिस्कशन रिलेटेड टू द पेमेंट अनइवननेस. सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है इसके बारे में वो है क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट की. अगर बात करें तो कैम्बर, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया कि अगर आप किसी भी रोड के क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स को देखना चाह रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा. यू नीड टू सिंपली टेक अ क्रॉस सेक्शन. अब जरा देखिए, तो फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक रोड बनाई है. इस रोड में व्हीकल इज मूविंग समथिंग लाइक दिस. टॉप से देख रहे हो आप, टॉप से आप देख रहे हो. ठीक है, प्लान है ये. तो ऑब्वियसली इफ आई एम कंसीडरिंग द क्रॉस सेक्शन, अगर मैं ये क्रॉस सेक्शन लेता हूं तो आई कैन रिप्रेजेंट दिस क्रॉस सेक्शन समथिंग लाइक दिस. तो मुझे कुछ इस तरीके से पेमेंट दिखेगी. दिस इज गोइंग टू बी द थिकनेस ऑफ द पेमेंट H. प्लान व्यू में क्या आप थिकनेस देख पाएंगे? इन द फर्स्ट व्यू आर यू एबल टू सी द थिकनेस ऑफ द पेमेंट? Here we can represent this is the width of the payment, और similarly यहां पर भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं this is the width of the payment. तो whenever we are considering, जब कभी भी हम कोई भी एक रोड का क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं तो जो भी चीजें आपको दिखेंगी वो उस सभी उस रोड के क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट है और जिसकी डिजाइनिंग के बारे में हमें एक एक करके बात करनी है. तो दोनों व्यू क्लियर है बेटा? दिस इज योर क्रॉस सेक्शनल व्यू. This is your plan view of the road and this is the cross sectional view. This is the cross sectional view. So now we are going to take the discussion for the cross sectional view. The most important discussion, that is the camber. सबसे important, especially for your GATE exam point of view. बहुत सारे क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट है जिनके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे. बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली फॉर योर गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट है जहां से लगातार क्वेश्चंस आते हैं वो डिस्कशन है रिलेटेड टू द कैम्बर. तो जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग और डिटेल में बातचीत करने वाले हैं. तो नाउ वी विल हैव द डिस्कशन अबाउट द कैम्बर. चलिए कैम्बर के बारे में साहब थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं. तो सबसे पहले कैम्बर होता क्या है जरा तुम मुझे ये बताओ. अगर मैं यहां पर इस व्यू में बात करूं तो कैन आई रिफर दिस एज द एज ऑफ द रोड? दीज आर द एजेस ऑफ द रोड. ये मान लो तुम्हारी एक एज ए है, दिस इज द एज बी. क्या मैं बोल सकता हूं दीज आर द एजेस ऑफ द रोड, साइड्स ऑफ द रोड? यस और नो? Can I refer this as the edge of the road? Yes or no? Can I refer this edge as the edge of the road? So what is the camber? तो हम करते क्या है बेटा, रोड का जो सेंट्रल पोर्शन होता है, रोड का जो ये सेंट्रल पोर्शन होता है इसका एलिवेशन ज्यादा रखते हैं. एलिवेशन ऑफ सेंट्रल पोर्शन will be more as compared to the edges. तो मैं नहीं लगता है कि अगर इसी को बात को मैं क्रॉस सेक्शनल व्यू में देखूं तो मुझे समझ में आएगा कि दिस इज योर एज ऑफ द रोड, दिस इज योर एज ऑफ द रोड एंड दिस इज द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द रोड and we have increased the elevation of the central portion of the road as compared to the edge. तो यहां पर कुछ इस तरीके से जो आपको दिख रहा था, जो आपने सेंट्रल पोर्शन का एलिवेशन इंक्रीज किया था, यू कैन विजुअलाइज इन मोर डिटेल इन द क्रॉस सेक्शनल व्यू.
क्रॉस सेक्शनल व्यू में बेटा आप इस बात को और अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं। आर यू एबल टू विजुअलाइज, यस और नो? तो जो रोड का हाईएस्ट एलिवेशन पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते क्राउन। क्राउन इज द हाईएस्ट एलिवेटेड पॉइंट। क्राउन इज द हाईएस्ट एलिवेटेड पॉइंट ऑन द रोड। तो सेंट्रल का जो पॉइंट होगा जिसको आप रिफर कर सकते हैं एज अ क्राउन, तो क्या मैं बोल सकता हूं व्हाट इज द कैम्बर? कैन यू डिफाइन द कैम्बर नाउ? ये जो आपने अभी अभी प्रोवाइड किया है, जो सेंट्रल हाइट को इंक्रीज किया बेटा, इसी को हम बोलते हैं कैम्बर। तो कैन आई डिफाइन द कैम्बर लाइक दिस? इट इज द स्लोप प्रोवाइडेड इन बिटवीन द एजेस एंड द क्राउन ऑफ द रोड। It is the slope provided in between the edges and the crown of the road। क्या इस तरीके से मैं कैम्बर को डिफाइन कर सकता हूं? क्या मैं बोल सकता हूं कैम्बर इज द प्रोसेस इन विच वी आर इंक्रीजिंग द सेंट्रल पोर्शन हाइट? रोड के सेंट्रल पोर्शन की जो हाइट है उसको हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं एज कंपेयर टू द एजेस ऑफ द रोड। क्योंकि अगर एजेस की और क्राउन की हाइट सेम होगी, देयर विल बी नो स्लोप, देयर विल बी नो स्लोप। जस्ट टेल मी वन थिंग, वॉट एवर स्लोप यू हैव प्रोवाइडेड, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल स्लोप और लेटरल स्लोप। In which direction of the road you have provided the slope? In which direction of the road you have provided the slope? As we know, this is the longitudinal direction. Along the length जो movement हो रहा है, along the length जो direction है, उसको हम लोग बोलते हैं longitudinal direction of the road। And edges की तरफ अगर बात करें, difference between the camber and the crown। क्राउन क्या है बेटा? रोड का ऐसा पॉइंट जिसका एलिवेशन सबसे ज्यादा है। फिर से देखो लिखा हुआ क्राउन का पॉइंट। क्राउन कैसे आपने डिफाइन किया? क्राउन रोड का वो पॉइंट है जिसका एलिवेशन बाकी पॉइंट के कंपैरिजन में ज्यादा है। कैम्बर आपने बोला इस पूरे प्रोसेस को, तरीके को, जो आप ये स्लोप प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आप ये सेंट्रल हाइट को इंक्रीज कर रहे हैं, इसको आपने बोला है कैम्बर। गुफरान क्लियर है बेटा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैम्बर एंड द क्राउन इज क्लियर टू एवरीवन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैम्बर एंड द क्राउन इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। दिस स्लोप वी हैव प्रोवाइडेड, ये जो आपने सेंट्रल हाइट को इंक्रीज किया है एज कंपेयर टू द एजेस ऑफ द रोड, इसकी वजह से लेटरल डायरेक्शन में, इसकी वजह से लेटरल डायरेक्शन में आपने एक स्लोप प्रोवाइड कर दिया है। कोई मुझे बताएगा क्या कि क्या ऑब्जेक्टिव है इस स्लोप को प्रोवाइड करने का? कोई मुझे बताएगा क्या व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड दिस कैम्बर, टू प्रोवाइड दिस स्लोप इन द लेटरल डायरेक्शन ऑफ द रोड? टेल मी बेटा। वेरी गुड। यस विवेक, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। बेटा कल भी हम लोगों ने बात की थी कि रोड के लिए, पेवमेंट के लिए पानी जो है वो है जहर। और ऐसा तो हम बोल नहीं सकते कि हमारी रोड पे या पेवमेंट पे कभी भी कोई भी किसी भी तरीके का वाटर नहीं आएगा। सबसे कॉमन आपके पास तरीका है कि रेन की वजह से वाटर आ जाता है।
तो जब कभी भी हमारी रोड पे वाटर आएगा तो ये हमारी पहली जिम्मेदारी है, हम चाहते हैं वो वाटर जल्दी से जल्दी पेमेंट के ऊपर से हट जाए। वी वॉन्ट टू इंश्योर दैट देयर शुड बी प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ द वाटर फ्रॉम द रोड। क्योंकि अगर आपने उस पानी को वहां से नहीं हटाया तो क्या होगा? अगर आपने पेमेंट से पानी को नहीं हटाया तो पानी अल्टीमेटली ग्रेविटी की वजह से आपके पेमेंट के बॉटम लेयर तक पहुंच जाएगा। और जैसा हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि जब ये जाके सॉइल से कनेक्ट होगा, जब ये जाके सॉइल से मिलेगा तो सॉइल की प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करेगा। और किसी भी वजह से अगर सॉइल का फेलियर हुआ तो अल्टीमेटली ये पूरी पेमेंट का जो आपने कंस्ट्रक्शन किया है, ये किया तो सॉइल के ऊपर ही है ना। और भैया जब सॉइल सपोर्ट सिस्टम ही फेल हो जाएगा तो आपकी अल्टीमेटली पेमेंट भी फेल कर जाएगी। द टॉप सरफेस ऑफ द पेमेंट विल ऑल्सो गेट डैमेज। और जब किसी भी रोड के पेमेंट का टॉप सरफेस डैमेज हो जाएगा तो उस पे व्हील का जो मूवमेंट होगा अब वो कंफर्टेबल नहीं होगा और अपने यूजर की सेफ्टी भी डिक्रीज हो जा रही। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जल्द से जल्द इस पानी को क्या करें, अपने पेमेंट से रिमूव करें। एंड टू इंश्योर द ड्रेनेज इन द लेटरल डायरेक्शन। तो आपने देखा होगा रोड के किनारे क्या बना होता है, ड्रेनेज बने होते हैं। रोड की साइड में एजेस में ड्रेनेज होते हैं। तो इस कैम्बर की हेल्प से आपने अपने वाटर को मूव करा दिया लेटरल डायरेक्शन में, और अब उन ड्रेनेज की हेल्प से हम उस वाटर को ले जाएंगे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। तो सबसे पहला काम क्या था, जो पेवमेंट है उससे पानी को हटाना था। तो वी हैव प्रोवाइडेड द कैम्बर। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कैम्बर और द क्रॉस स्लोप इज प्रोवाइडेड to raise the middle of the road surface in the transverse direction to drain rain water from the road surface। बिल्कुल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सेंट्रल हाइट, अभी हम लोग बात करेंगे बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैम्बर की। द नेक्स्ट डिस्कशन विल बी रिलेटेड टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कैम्बर। हमारे पास अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल हैं, अलग अलग शेप्स अवेलेबल हैं यहां पर कैम्बर की। तो वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स और द डिफरेंट शेप्स ऑफ द कैम्बर। बट किसी भी शेप को आप प्रोवाइड करें, अब ये हम देखेंगे कि कब किस शेप का कैम्बर हमारे लिए प्रोवाइड करना बेस्ट होगा। तो दैट वी विल डिस्कस सेपरेटली। बट इन ऑल द शेप्स ऑफ द कैम्बर द सेंट्रल हाइट, जो एजेस और क्राउन के बीच की हाइट थी सेंटर में, दैट विल रिमेन सेम। That will remain same irrespective to the shape of the camber। ठीक है। और कैम्बर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जैसा मैंने आपको बताया था, स्लोप को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, आप परसेंटेज के फॉर्म में कैम्बर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1/n के फॉर्म में कैम्बर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1:n के फॉर्म में कैम्बर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1/n के फॉर्म में कैम्बर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऑल दीज आर द पॉसिबल वे टू रिप्रेजेंट द कैम्बर। यहां तक के डिस्कशन में अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी। इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट, एनी क्वेरी टिल नाउ, यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी। बेटा एक बार कंफर्म कर देंगे, द जनरल डिस्कशन अबाउट द कैम्बर इज क्लियर टू एवरीवन। कैम्बर के बारे में यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर हैं, यस और नो? सेकेंड पॉइंट अभी आ रहे हैं। सेकेंड पॉइंट में जैसा मैंने बोला विवेक कि अभी कैम्बर को मैंने केवल आपको ये समझाया अभी तक कि कैम्बर होता क्या, आपने सेंट्रल हाइट को इंक्रीज कर दिया।
but there are different types of the camber, there are different shapes of the camber. और कब किस शेप को कहां पर कंस्ट्रक्ट करें इसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे. मैं यहां पर पॉइंट ये मेंशन है कि किसी भी शेप का आप कैम्बर प्रोवाइड करिए, वी हैव वेरियस ऑप्शन, बट सब में सेंट्रल हाइट जो होगी वो सेम होगी. तो अभी अगला डिस्कशन उसी पे करने जा रहा हूं, दैट विल बी रिलेटेड टू द शेप ऑफ द कैम्बर. बट एक बार ये कंफर्म कर दो अभी तक का डिस्कशन क्लियर है, तो फिर बात कर लेते हैं शेप और उनके एप्लीकेशन की. देन वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट शेप्स ऑफ द कैम्बर एंड देयर यूटिलिटी, देयर एप्लीकेशन. चलें भाई, तो कैम्बर क्या होता है, क्यों प्रोवाइड करते हैं, और कैम्बर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, यहां तक हम लोगों ने ये बातें डिस्कस कर ली. Yes, we have discussed all these points till now. Now we can move further. So now let's talk about the different shapes. बेटा जनरली हमारे पास 3 टाइप के ऑप्शन हैं कैम्बर के, जरा ध्यान से समझना. We have 3 shapes of the camber. 3 तरीके हैं जिसकी हेल्प से आप ये स्लोप प्रोवाइड कर सकते हैं. पहला तरीका होता है, पहला जो कैम्बर आप प्रोवाइड कर सकते हैं, दैट विल बी समथिंग लाइक दिस. सो दिस इज गोइंग टू बी द एज, या आपके रोड की एज हो गई, ये भी एज हो गई, एंड दिस इज गोइंग टू बी द क्राउन. ऐसे कैम्बर को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट कैम्बर. ऐसे शेप को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट शेप ऑफ द कैम्बर. अगला आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, you can also provide the camber something like this. Again the central height will remain same. यहां पर सेंट्रल हाइट अभी भी क्या है, ई और क्राउन के बीच में. एज यू कैन सी द सेंट्रल हाइट इज स्टिल सेम. तो यही सेकेंड पॉइंट था. यहां पर आप जो यूज कर रहे हैं दैट इज नोन एज द पैराबोलिक कैम्बर. इसको बेटा आप बोलते हैं दैट इज नोन एज द पैराबोलिक कैम्बर. और तीसरा हमारे पास कैम्बर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, शेप जो होती है उसको बोलते हैं मिक्स्ड कैम्बर. तो मिक्स्ड कैम्बर का कुछ पोर्शन जो होगा वो स्ट्रेट होगा और कुछ पोर्शन पैराबोलिक होगा, लेकिन यहां पर भी सेंट्रल हाइट जो होगी वो क्या होगी, यहां पर भी सेंट्रल हाइट जो होगी वो सेम ही रहेगी. और ऐसे कैम्बर को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड कैम्बर. तो ये आपके पास अलग अलग शेप हैं कैम्बर को प्रोवाइड करने के लिए, कैम्बर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए. तो कुछ लोग का डाउट था, आई थिंक विवेक का डाउट था सेकंड पॉइंट में. तो बेटा ये सेकंड पॉइंट है विवेक. नाउ इट्स क्लियर. क्या कहना चाह रहा था मैं सेकंड पॉइंट में, अभी ये क्लियर है आपको? नाउ दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? So we have different shapes of the camber, but in all the shapes of the camber, the central height will remain same. और जैसा अभी मैंने आपको बताया, कैम्बर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है. We can represent the camber in 1 in n form. We can represent the camber in 1 in n form. कैम्बर को हम 1 in n फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. क्लियर है बेटा? चलो अब जरा समझना ध्यान से, इनके बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं. आप मुझे बताओ, एक रोड पे किस किस तरीके का ट्रैफिक होता है. किसी भी रोड को आप देख लो, उसमें किस किस तरीके के यूजर ट्रैफिक दिखेगा आपको. तो जो मेन कंसर्न है हमारा, एक किसी भी रोड पे या तो आपको ऐसा ट्रैफिक दिखेगा जो हाई स्पीड से मूव करना चाह रहा है, जिसको हम लोग रिफर कर सकते हैं फास्ट मूविंग ट्रैफिक. यस, या तो रोड पे जो ट्रैफिक होगा जो कि स्लो मूविंग ट्रैफिक हो सकता है. यस और नो भाई? या तो रोड में आप बहुत तेज चल रहे हैं या तो आप बहुत धीमे चल रहे हैं. तो 2 एक्सट्रीम कंडीशन ले ली मैंने, 2 एक्सट्रीम ट्रैफिक के बारे में बात कर ली. एक हो गया आपका फास्ट मूविंग ट्रैफिक और एक हो गया आपका स्लो मूविंग ट्रैफिक.
अब जरा ध्यान से समझना, जब कभी भी आप रोड पर स्लो स्पीड से चलते हो, आप अपने ही एग्जाम्पल ले लो, जब कभी भी आप रोड पर स्लो स्पीड से मूव कर रहे हैं, लेट अस कंसीडर योरसेल्फ एज अ स्लो मूविंग ट्रैफिक ऑन एनी रोड। आप अपने आप को एक रोड पर एक स्लो मूविंग ट्रैफिक कंसीडर करिए। तो बेटा जब तुम स्लो मूव करते हो तो एजेस की तरफ मूव करते हो या रोड के सेंट्रल पोर्शन पे मूव करते हो? जब आप स्लो मूविंग व्हीकल होते हैं, स्लो मूविंग ट्रैफिक होते हैं, तो आपकी टेंडेंसी क्या होती है? आप रोड के किनारे साइड पे चलते हैं या बिल्कुल बीच में चलते हैं? What will be the tendency of the slow moving vehicle? What will be the tendency of the slow moving vehicle? Tell me. Obviously, slow moving vehicle will try to move on the edges. किनारा पकड़ के चलेगा। और तुम्हें नहीं लगता है कि अगर एजेस पे ये स्लोप बहुत ज्यादा हो जाएगा, अगर एजेस पे ये स्लोप बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो व्हीकल के चांसेस हैं कि वो एजेस पे टॉपल कर सकता है, पलट सकता है व्हीकल, ड्यू टू दिस हाई स्लोप। इफ द स्लोप ऑन द एजेस विल बी मोर, देयर मे बी द चांसेस दैट द व्हीकल कैन टॉपल। यस और नो? ड्यू टू दिस स्लोप, जो स्लोप आ गया है कैम्बर प्रोवाइड करने की वजह से। इसका मतलब क्या है? हमारे स्लो मूविंग व्हीकल की इच्छाएं क्या है? तो जहां पर भी स्लो मूविंग ट्रैफिक होगा, जहां पर भी स्लो मूविंग ट्रैफिक होगा, वहां पर हम प्रोवाइड करते हैं आपका स्ट्रेट कैम्बर। क्योंकि स्ट्रेट कैम्बर के केस में जो थीटा होता है, एज यू कैन कंपेयर, तो आप यहां पर एक काम करिए, दोनों बनाइए। फॉर एग्जांपल ये एक पैराबोलिक कैम्बर है और यहां पर सेंट्रल हाइट h है, और यहीं पे बना लो एक स्ट्रेट कैम्बर, ये लो। तो लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज अल्फा। तो यू कैन सी थीटा इज लेस देन अल्फा। थीटा की वैल्यू जो है वो अल्फा से कम है। मतलब अगर हम पैराबोलिक कैम्बर और स्ट्रेट कैम्बर को कंपेयर करते हैं, तो हम ये देख पा रहे हैं कि स्ट्रेट कैम्बर के केस में एजेस का जो स्लोप होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू द पैराबोलिक कैम्बर फॉर द सेम सेंट्रल हाइट h। यस और नो? फॉर द सेम सेंट्रल हाइट h, the slope of the straight camber will be less as compared to the parabolic camber। तो जहां पर भी हमारा स्लो मूविंग ट्रैफिक है, जहां पर भी स्लो मूविंग ट्रैफिक है, वहां पर हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे स्ट्रेट कैम्बर। रीजन क्लियर है सभी को? रीजन और लॉजिक सभी को क्लियर है? यस और नो? Reason and the logic is clear to everyone why we are providing the straight camber for the slow moving traffic is clear to everyone? बोलो भाई, ये बात सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। जहां पर भी बेटा फास्ट मूविंग ट्रैफिक होता है, तो फास्ट मूविंग ट्रैफिक की एक आदत होती है, एक फितरत होती है कि भैया वहां पर ओवरटेकिंग बहुत होती है। इन द केस ऑफ फास्ट मूविंग ट्रैफिक देयर विल बी फ्रीक्वेंट ओवरटेकिंग ऑफ द व्हीकल। और आप सभी जानते हैं कि जब कभी भी व्हीकल को ओवरटेक करना होता है तो उसे अपनी लेन से कुछ देर के लिए दूसरे लेन पे भी जाना पड़ता, लेन को चेंज करना पड़ता है ओवरटेकिंग के लिए। और ओवरटेकिंग के बारे में और डिटेल में हम लोग बात करेंगे जब हम लोग बात कर रहे होंगे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की, OHD की। यस, तो और भी डिटेल में बात करेंगे ओवरटेकिंग के बारे में, बट अभी कॉमन सेंस की बेसिस पर अगर हम लोग बोलें कि जब कभी भी एक फास्ट मूविंग व्हीकल को स्लो मूविंग व्हीकल को ओवरटेक करना है तो उसको लेन भी चेंज करना होता है। तो मैं नहीं लगता जब व्हीकल लेन चेंज करेगा
तो वो इस रोड के सेंट्रल पोर्शन को यूज करेगा। जब व्हीकल लेन को चेंज करेगा तो वो इस सेंट्रल पोर्शन को यूज करेगा। अब तुम इस डायग्राम को देखकर मुझे बता दो, ये सेंट्रल पोर्शन स्मूथ किस शेप में मिल रहा है, किस शेप में तुम्हें लेन को चेंज करने में ज्यादा कंफर्ट होगा, स्ट्रेट कैम्बर में या पैराबोलिक कैम्बर में? इन विच शेप ऑफ द कैम्बर इफ यू वांट टू चेंज द लेन यू विल फील मोर कंफर्टेबल, in the case of straight camber or in the case of parabolic camber? बोलो बेटा। in the case of straight camber or in the case of parabolic camber? obviously बेटा this is more flat. This is the flat region you are getting in the case of parabolic camber. अरे भैया गुफरान इस एहसान, ये देखो ये व्हीकल टंग गया, चेंज कर रहा था लेन। इतनी शार्प जब आपकी शेप है तो लेन चेंज करने में डिस्कंफर्ट होगा ना। वही अगर आप पैराबोलिक के केस में लेन चेंज कर रहे हैं तो ये देखो फ्लैट रीजन मिल रहा है, स्मूथ रीजन मिल रहा है, आसानी से आप अपनी लेन को चेंज कर सकते हैं। डू नॉट गेट कंफ्यूज, कंफ्यूज मत हो बेटा, देखो कंफर्म करो। पैराबोलिक शेप में आपको सेंट्रल रीजन जो मिल रहा है वो स्मूथ मिल रहा है, तो लेन चेंज करने में जब आप इस सेंट्रल पोर्शन को यूज करेंगे तो पैराबोलिक शेप ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए एज कंपेयर टू द स्ट्रेट कैम्बर, एज कंपेयर टू द स्ट्रेट कैम्बर। क्लियर हुआ बेटा? द पॉइंट इज क्लियर, यस और नो? यस। तो क्या मैं बोल सकता हूं पैराबोलिक कैम्बर वहां पर प्रोवाइड करें जहां पर फास्ट मूविंग ट्रैफिक हो, जहां पर फास्ट मूविंग ट्रैफिक हो वहां पर पैराबोलिक कैम्बर प्रोवाइड करना बढ़िया रहेगा। आ रहे हैं विवेक, उस पे भी आ रहे हैं विवेक, आपके पॉइंट पे भी आ रहे हैं बेटा, अभी एक एक करके। तो अगर फास्ट मूविंग ट्रैफिक है तो वहां पर हमारे लिए बेटर ऑप्शन है कि हम पैराबोलिक कैम्बर प्रोवाइड करें, क्योंकि ओवरटेकिंग में ये हेल्प करेगा, ओवरटेकिंग में ये हेल्प करेगा। अब आप मुझे ये बताओ, प्रैक्टिकली किसी भी रोड पे देखो आप, तो ना तो सारे व्हीकल फास्ट मूविंग होंगे, ना तो सारे व्हीकल क्या होंगे, स्लो मूविंग होंगे। इन जनरल इन द मोस्ट प्रैक्टिकल कंडीशन, किसी भी रोड पे जब आप ट्रैफिक को एनालाइज करेंगे तो आप ये पाएंगे कि वहां पर फास्ट मूविंग ट्रैफिक भी है और स्लो मूविंग ट्रैफिक भी है। ऐसी ट्रैफिक कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन, और यही सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है, यही सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल कंडीशन है जहां पर फास्ट मूविंग ट्रैफिक भी है और स्लो मूविंग ट्रैफिक भी है। तो तुम्हें नहीं लगता है स्लो मूविंग ट्रैफिक चाहता है कि साइड पे स्लोप कम हो? फास्ट मूविंग ट्रैफिक की ये चाहत है कि जो सेंट्रल रीजन हो वो फ्लैट हो, स्मूथ हो, ताकि ओवरटेकिंग आसानी से हो पाए, ताकि लेन को चेंज करते समय किसी भी तरीके का कोई डिस्कंफर्ट ना हो, लेन को चेंज करते समय किसी भी तरीके का कोई भी डिस्कंफर्ट ना हो। तो तुम्हें नहीं लगता मैं लिख सकता हूं फॉर मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन? जब ट्रैफिक कंडीशन हमारी मिक्स है, मतलब जहां पर फास्ट और स्लो दोनों ही तरीके का ट्रैफिक है, जहां पर फास्ट और स्लो दोनों ही तरीके का ट्रैफिक है, वहां पर हमारे पास एक बेहतर ऑप्शन है कि ना ही हम स्ट्रेट कैम्बर प्रोवाइड करें, ना ही हम पैराबोलिक कैम्बर प्रोवाइड करें,
उस केस में वी कैन गो फॉर द मिक्स्ड कैम्बर। उस केस में हम कैम्बर की मिक्स्ड शेप को प्रोवाइड कर सकते हैं। इन दैट केस वी कैन प्रोवाइड द मिक्स्ड शेप ऑफ द कैम्बर, यस और नो? बोलो बेटा। नाउ आई थिंक व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स विद डिफरेंट शेप्स ऑफ द कैम्बर्स। कैम्बर की हमारे पास कौन कौन सी शेप है, उनका क्या एप्लीकेशन है, कहां पर किस शेप को प्रोवाइड करना प्रेफरेबल रहेगा, ये सभी बातें सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। अगर किसी को यहां तक के डिस्कशन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी। तो कोई भी शेप आप प्रोवाइड कर रहे हैं, सभी शेप में सेंट्रल हाइट इज रिमेन सेम। नोट करना है कुछ? नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। चलिए अगला डिस्कशन देखिए। तो एक चीज आपको याद रखनी है, इक्वेशन फॉर पैराबोलिक कैम्बर। तो ये एक आपको, अब जाहिर सी बात, अगर पैराबोलिक शेप आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस पैराबोलिक शेप की कोई इक्वेशन भी तो होगी। तो फॉर एग्जांपल अभी अभी आपने बोला सर ये एक पैराबोलिक कैम्बर, लेट्स से दिस इज योर एक्स एंड दिस इज योर वाई, तो यू कैन डिफाइन द इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोलिक कैम्बर। तो व्हाट विल बी द इक्वेशन? y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर अपॉन एन डब्ल्यू। y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर अपॉन 1 nw। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोलिक कैम्बर। अब जरा यहां पर कुछ टर्म नए इंट्रोड्यूस हुए जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलो सर ये x और y क्या है, ये तो समझ में आ रहा है। ये 1/n क्या है? वेयर 1/n इज द कैम्बर। अभी तो आपने बोला था कि कैम्बर को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो 1/n है। We can represent the camber in 1/n form and W is the width of the road. W is the width of the pavement. So in this way we can find out the equation of the parabolic camber. और ये इक्वेशन पता होना आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से सवाल बन सकता है। फ्रॉम हेयर द क्वेश्चन कैन फॉर्म। फ्रॉम हेयर द क्वेश्चन कैन फॉर्म। कैसा क्वेश्चन बन सकता है इसको नोट कर लीजिए, फिर बता देता हूं मैं कैसा क्वेश्चन यहां से फ्रेम हो सकता है। तो वी विल सॉल्व वन क्वेश्चन इन द क्लास related to the parabolic shape of the camber, to just note down. So this is the equation of the parabolic camber. नोट कर लिया सभी ने बेटा? चलिए नाउ एवरीवन ट्राई टू सॉल्व दिस। ये हम लोगों ने कवर कर लिया शेप ऑफ द कैम्बर। सो नाउ एवरीवन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। Everyone try to solve this question. You have 2 minute time to solve this question.
हाँ बेटा, आंसर आ गया सभी का। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोलिक कैम्बर? अगर आपने जो कैम्बर प्रोवाइड किया वो 2% है और विड्थ ऑफ द रोड इज गिवन एज 7 मीटर। The width of the road is given as 7 meter and the provided camber is given as 2%. हाँ भाई, what will be the equation of the parabolic camber? सेम, वेरी गुड। तो देखो यहां पर कैम्बर कितना दिया गया, कैम्बर इज गिवन एज 2%। तो वी कैन ऑल्सो राइट 2/100, क्योंकि हमें जो कैम्बर चाहिए वो 1/n के फॉर्म में चाहिए। सो दिस इज गोइंग टू बी, इसको मैं लिख सकता हूं 1/50। तो अब ये आ गया कैम्बर हमारा 1/n के फॉर्म में। W इज गिवन एज 7 मीटर। Width of the carriageway, width of the pavement is given as 7 meter. We know the equation of parabolic camber. We know the equation of parabolic camber. Y is equal to 2x square upon nw. 2x square upon 50 into 7. X square upon 175. So y is equal to x square upon 175. This is going to be the equation for the parabolic camber. यही आ रहा है। Yes or no? Yes, I can see आपका भी आंसर यही आ रहा है। वेरी गुड। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द डिस्कशन फॉर द कैम्बर। चलिए कुछ और बातचीत कर लेते हैं कैम्बर के बारे में और कैम्बर को का डिस्कशन कंप्लीट कर लेते हैं। दिक्कत क्या है कि सर आपने बोला कि सर एक काम करिए, अगर आप चाहते हैं कि रोड पे प्रॉपर ड्रेनेज हो तो आप इस स्लोप की वैल्यू को बढ़ा दीजिए या फिर आप इस एच की वैल्यू को बढ़ा दीजिए। सर जितना ज्यादा स्लोप होगा या जितना ज्यादा सेंट्रल हाइट होगी, वाटर उतना ही जल्दी हम इस रोड से रिमूव कर पाएंगे। यस और नो? जितना ज्यादा हम कैम्बर प्रोवाइड कर रहे हैं उतना ही ज्यादा जल्दी हम वाटर को रिमूव कर पाएंगे, बट ऐसा है नहीं बेटा। अभी अभी आपने देखा कि अगर आप ये ज्यादा कैम्बर प्रोवाइड करते हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके व्हीकल्स के लिए, स्पेशली फॉर स्लो मूविंग व्हीकल्स। इट विल क्रिएट द डिस्कंफर्ट, इट विल क्रिएट द प्रॉब्लम फॉर द स्लो मूविंग व्हीकल्स। यस और नो? और भी नुकसान है। अगर आप ज्यादा कैम्बर प्रोवाइड करते हैं तो जो वाटर है बेटा वो ज्यादा स्पीड से मूव करेगा, और जब ज्यादा स्पीड से मूव करेगा तो वो पेवमेंट के मटेरियल को भी अपने साथ ले जाएगा। ज्यादा कैम्बर प्रोवाइड करने से वाटर ज्यादा स्पीड को अटेन कर पाएगा, और ज्यादा स्पीड से जब वाटर मूव करेगा तो वो पेवमेंट के टॉप सरफेस को डैमेज कर देगा। और अल्टीमेटली आप कैम्बर इसलिए प्रोवाइड करना चाह रहे थे ताकि पेवमेंट को हम सेफ रख पाएं, लेकिन अगर एक लिमिट से ज्यादा, अगर एक वैल्यू से ज्यादा आपने कैम्बर प्रोवाइड कर दिया तो वो उल्टा आपके पेवमेंट को खराब कर रहा है, आपके पेवमेंट को डैमेज कर रहा है। इसीलिए कभी भी हम लोग एक्सेसिव कैम्बर नहीं प्रोवाइड करते हैं। बहुत माइनर वैल्यूज होती हैं, जैसा वैल्यूज भी अभी आप देख पाएंगे, तो कैम्बर हमेशा कम प्रोवाइड करते हैं ताकि ये पेवमेंट में कोई डैमेज ना हो, और जो पर्पस है कैम्बर को प्रोवाइड करने का हम उस पर्पस को भी फुलफिल कर पाएं। वी कैन ऑल्सो फुलफिल दैट पर्पस। तो अब यहां पर आईआरसी ने बोला, यहां पर आईआरसी ने बोला कि तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हें बता दे रहे हैं
कितना कैम्बर प्रोवाइड करना है। तो दिस इज द डेटा दैट आई हैव टेकन फ्रॉम द IRC 73 एंड दिस डेटा इज इंपॉर्टेंट। ध्यान देना बेटा, ये डेटा आपको याद होना चाहिए। तो IRC ने जो कैम्बर की वैल्यू रिकमेंड की है आपको, रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ द कैम्बर, उसके लिए उन्होंने दो बातों को कंसीडर किया है। उन्होंने एक तो ये कंसीडर किया कि जो भी रोड आपकी है, जो भी पेवमेंट है, वो किस मटेरियल से आपने कंस्ट्रक्ट की है। तो फॉर एग्जांपल सीमेंट कंक्रीट रोड है या फिर थिन बिटुमिनस रोड है, इसी को आप बोल सकते हैं, या फिर थिक बिटुमिनस रोड, CC रोड या फिर थिक बिटुमिनस रोड, थिन बिटुमिनस रोड, ग्रेवल की या वाटर बाउंड मैकेडम है, या फिर मिट्टी की रोड है, कच्ची सड़क है, अर्थन रोड है। तो पहला फैक्टर जो कंसीडर किया है कि व्हाट इज द टाइप, व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन मटेरियल दैट यू आर यूजिंग फॉर द कंस्ट्रक्टिंग ऑफ द पेवमेंट। और दूसरा इन्होंने कंसीडर किया है रेनफॉल इंटेंसिटी को, कि अगर रेनफॉल कम है तो हम अलग कैम्बर रिकमेंड कर रहे हैं, अगर रेनफॉल ज्यादा है तो हम अलग वैल्यू ऑफ कैम्बर प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही तो बातें मैकडम साहब ने भी की थी, याद आ रहा है? कुछ इसी तरीके की बातचीत तो पहले भी कर चुके हैं मैकडम साहब। तो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द मटेरियल एंड द लाइट हैवी रेनफॉल इंटेंसिटी, दैट इज लाइट रेनफॉल इंटेंसिटी और हैवी रेनफॉल इंटेंसिटी, दीज आर द रिकमेंडेड वैल्यूज ऑफ द कैम्बर। बेटा इस टेबल से डायरेक्टली सवाल आपके एग्जाम में आ जाते हैं। कैसे सवाल आते हैं? गेट में भी ये सवाल आया है, ESE में भी ये सवाल आया है, और आपके स्टेट AE और JEE एग्जाम में भी ये सवाल आया है। जो सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, पूछा गया है एज पर द IRC व्हाट इज द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ द कैम्बर फॉर द CC रोड इन हैवी रेनफॉल एरिया। What is the recommended value of the camber for the CC road in the heavy rainfall area? What is the recommended value of the camber for the CC road in the heavy rainfall area? तो अगर आपको ये टेबल पता है कैम्बर की प्रोवाइडेड बाय द IRC, देन यू विल एबल टू आंसर। तो फिर आप आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज यू विल नॉट एबल टू आंसर। तो अभी तो खैर आपके सामने टेबल है, तो आप आंसर बता सकते हैं, सभी लोग आंसर बता सकते हैं। तो फॉर द CC रोड इन द हैवी रेनफॉल एरिया द मैक्सिमम कैम्बर दैट यू कैन प्रोवाइड दैट विल बी इक्वल टू 2%। दिस इज द मीनिंग। 2% से ज्यादा का कैम्बर मत प्रोवाइड करना। अगर 2% से ज्यादा का कैम्बर प्रोवाइड कर दोगे तो कैम्बर जो आपने ड्रेनेज को इंश्योर करने के लिए प्रोवाइड किया है, ड्रेनेज इंश्योर होगा कि नहीं होगा तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये आपके पेवमेंट की टॉप सरफेस को डैमेज जरूर कर देगा अगर आपने इससे ज्यादा का कैम्बर प्रोवाइड कर दिया तो। सिमिलरली अलग टाइप जो भी आपके अलग अलग कंस्ट्रक्शन मटेरियल हैं, और उसके लिए बेस्ड ऑन द हैवी रेनफॉल एरिया एंड बेस्ड ऑन द लाइट रेनफॉल एरिया, IRC ने आपको कैम्बर की वैल्यू सजेस्ट कर दी है। द डिस्कशन अबाउट द कैम्बर टेबल इज क्लियर टू एवरीवन एंड व्हाई वी आर नॉट प्रोवाइडिंग द एक्सेसिव कैम्बर, ये बात भी सभी को क्लियर हो गई है। अगर हाँ तो एक बार सभी लोग चैट बॉक्स में कंफर्म कर देंगे। If the discussion till now is clear to everyone, please confirm in the chat box. और अगर किसी को कहीं पे भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी। The discussion till now is clear to everyone, बेटा। Any doubt to anyone? अरे बोलो भाई, किसी भी मेरे लाल को अगर कोई दिक्कत हो, कोई तकलीफ हो, कोई समस्या हो तो बता तो दो। और बेटा फिर से मैं रिपीट कर देता हूं इस बात को, बहुत सारे क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट हैं
जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आज मैंने इस क्लास में आपसे दो इंपॉर्टेंट क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट की बात कर ली। एक तो हमारा पेवमेंट अनइवननेस के बारे में बात कर ली हम लोगों ने थोड़ी सी, और थोड़ा डिटेल में डिस्कशन कर लिया रिलेटेड टू द कैम्बर। इसके अलावा अभी हम लोग बात करेंगे शोल्डर क्या होते हैं, कर्व क्या होते हैं, विड्थ ऑफ द कैरिज वे क्या होता है, फॉर्मेशन विड्थ क्या होता है। देयर आर वेरियस क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट जिसके बारे में अभी हम लोग का अपकमिंग क्लास में डिस्कशन होगा। बट एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, जितने भी क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट आप पढ़ेंगे, अगर मैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं किसी भी एग्जाम के लिए, तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है वो है बेटा कैम्बर का। इन द क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट ऑफ द रोड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन विल बी रिलेटेड टू द कैम्बर। ऑल्दो वी विल डिस्कस अबाउट सम अदर क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट लाइक शोल्डर क्या होता है, ट्रैफिक सेपरेटर क्या होते हैं, मेरिडियन क्या होते हैं, उनसे रिलेटेड क्या गाइडलाइंस हैं आईआरसी की, वो सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। तो जैसा मैंने आपको बोला था, फ्रॉम आफ्टर दिस क्लास ट्राई टू एक्सपेंड योर 10 मिनट टाइम विद IRC 73 और जस्ट गो थ्रू विद दैट कोड। उस कोड को थोड़ा सा गो थ्रू करिए। जो भी चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं या फिर आने वाले क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, वो सारी चीजें वहां पर आपको देखने को मिलेंगी। और आज भी इस क्लास में भी बेटा जितना भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है, ये पूरा का पूरा जो डिस्कशन था वो सभी का सभी डिस्कशन हम लोगों ने किया एज पर IRC 73। तो आई होप आज का सारा डिस्कशन सभी को क्लियर है। एक बार लास्ट टाइम कंफर्म कर दो। एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स द डिस्कशन फ्रॉम द टुडेज क्लास। तो पहली क्लास में हम लोगों ने फैक्टर्स अफेक्टिंग जियोमेट्रिक डिजाइन के बारे में बात की थी, और दूसरी क्लास में बेटा हम लोगों ने कुछ क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट के बारे में बात कर ली है। एंड आई होप द एंटायर डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन। तो अगर कहीं पे भी किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी विदाउट एनी प्रॉब्लम। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। तो अच्छे से कंसेप्ट्स को रिवाइज करते रहिए, और अब साथ साथ गेट और ESE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी स्टार्ट कर दीजिए। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे आपके टॉपिक कंप्लीट होते जा रहे हैं, साथ साथ जो टॉपिक्स क्लास में डिस्कस होते जा रहे हैं उनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करते रहिए। उससे आपका सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा, बूस्ट होगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास, या आज की क्लास का डिस्कशन था बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फॉर द फर्दर डिस्कशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग। थैंक यू।